आ जाओ यार। हेलो हेलो यो बच्चों, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर चल रहा था। सीएमए इंटर मॉड्यूल 2 कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट। ओके, देखो ध्यान देना सभी ने। अच्छा, लास्ट लेक्चर में हमने सारा कॉन्सेप्ट पढ़ लिया था क्या? अच्छा देखना, जरा ध्यान देना। हमने ये देख लिया था कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अंडरराइटिंग क्या है, अंडर राइटर्स लाइबिलिटी कैसे निकालना है, अगर फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स है तो क्या, और विदाउट फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स है तो क्या। राइट, एक बार जो अब तक पढ़ा वो रिवाइज करवाओ या डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाओ? रिवाइज। ओके, जो आज्ञा राजमाता शिवगामी। ये लो, आपका कटप्पा हाजिर है। लो ध्यान देना। यस, गुड मॉर्निंग। अच्छा, आवाज में इको आ रहा है, एक सेकेंड अभी देख लेता हूं। माइक यूएसबी ऑडियो कोडेक, और इधर भी यूएसबी ऑडियो कोडेक। अब नहीं आएगा, अब चेक करो। अब अगर आए ना तो फिर से ठीक कर लेंगे। अभी चेक करना बेटा, आवाज आ रहा है क्लियर? ये फिर से चला गया। क्लियर है? यस, नाउ क्लियर। ध्यान दो, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स। स्क्रीन जा रही है बार बार? एक सेकेंड ना। ओके, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स, बिल्कुल सही बोला अंशुल ने। स्ट्रैटेजी, ये जो स्क्रीन बंद हो रही बार बार। अच्छा ध्यान देना, ये अंडर राइटिंग ऑफ शेयर्स के अंदर में बेसिकली, मुन्ना ध्यान दे, बेसिकली दो टाइप के क्वेश्चंस आएंगे मोटा मोटी तौर पे। अगर बर्ड आई व्यू देखा ऊपर से, कौन से दो टाइप के क्वेश्चन बताओ बेटा? विदाउट फर्म अंडर राइटिंग, विथ फर्म अंडर राइटिंग। अब जो मैं ये आपको चार्ट बना के दे रहा हूं है ना, अच्छे से ध्यान देना इसकी तरफ। पूरा टॉपिक इसमें कवर्ड है, और प्लीज कॉमन सेंस अप्लाई करना। जहां पे मैं बोलूं कि ये ऐसा है, तो वहां पे आपने अपने आप से भी पूछना है कि ये सही है क्या। अगर आपके अंतर्मन से आवाज आ रही है सही है तो ही हाँ बोलना, नहीं समझा तो दोबारा पूछ लेना, है ना। और ऑब्वियस सी बात है, होशियार बच्चे तो सब ये लिखेंगे मेरे साथ साथ, रिवीजन चाहिए ना आपको। सो विदाउट फर्म अंडर राइटिंग है, तो यहां पे अंडर राइटर्स लाइबिलिटी कैसे निकलेगा? बोलो, ग्रॉस लाइबिलिटी लेस मार्क्ड लेस अनमार्क्ड इज इक्वल टू बैलेंस। बरोबर है क्या? अच्छा, कभी कभार ऐसा भी होता है कि किसी अंडर राइटर का सरप्लस आ जाता है, हो सकता है क्या? मतलब बताता हूं, सरप्लस का मतलब क्या होता है। 2 सेकंड के लिए सुनना, स्टॉप राइटिंग, ध्यान देना। जैसे मान लो दो अंडर राइटर है, ए और बी। ए ने गारंटी लिया था 10,000 शेयर सेल करने का, बी ने गारंटी लिया था 10,000 शेयर सेल करने का। सर ध्यान देना, सो ए और बी ने दोनों ने 10,000 शेयर्स का गारंटी लिया था।
ए के नाम से मार्क्ड एप्लीकेशन आ गए और ए को अनमार्क का भी क्रेडिट मिला और टोटल हो गया उसका 12,000। हो सकता है क्या? ए ने ज्यादा शेयर सेल करवा दिए। तो अब ए की लाइबिलिटी थी 10,000 शेयर्स की, बट ए ने कितने शेयर सेल करवाए? 12,000। ए ने कितने शेयर सेल करवाए? 12,000। बोलो सरप्लस कितना है ए का? 2,000। अब वो जो सरप्लस है उसके लिए क्या उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलने वाला है क्या? मुझे एक बात बताओ, इंश्योरेंस कंपनी से मैंने प्रीमियम निकलवाया मेडिक्लेम का, ये से मेरा हेल्थ का, और मुझे एक बात बताओ, अगर मुझे इस साल कुछ हुआ नहीं, अगर मुझे इस साल कुछ हुआ नहीं, मुन्ना प्लीज ध्यान देना, तो क्या मुझे इंश्योरेंस कंपनी क्या प्रीमियम वापस करेगी क्या? बोलो ना। वापस नहीं करने वाली है, ये सर नो। या फिर आसान भाषा में, किसी अंडरराइटर ने अगर शेयर एक्स्ट्रा सेल करवा दिए तो उसको क्या एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा? वैसे भी उसको पूरे शेयर्स का कमीशन मिल ही रहा है ना, वैसे भी उसको पूरे शेयर्स का कमीशन मिल रहा है, यस और नो। क्योंकि कमीशन तो हम लोग किसके ऊपर देते हैं? जितना उसने गारंटी लिया था उतने शेयर्स पे। मान लो किसी अंडरराइटर ने 1 लाख शेयर्स का गारंटी लिया, पब्लिक ने सब्सक्राइब कर लिए 90,000 शेयर्स, बोलो उसको कितने खरीदने? सिर्फ 10,000 शेयर। अंडरराइटर ने गारंटी लिया था 1 लाख शेयर्स बिकवाने का, पब्लिक ने खरीद लिए 90, तो अंडरराइटर्स की लायबिलिटी कितनी आ गई? 10,000 शेयर्स की। तो उसको कमीशन 10,000 शेयर्स पे मिलेगा या 1 लाख शेयर्स पे मिलेगा? 1 लाख शेयर्स पे, क्योंकि उसने जिम्मेदारी कितने शेयर्स की ली थी? 1 लाख। सो कमीशन ग्रॉस लायबिलिटी पे मिलता है, राइट? अब बताओ, ध्यान देना, अब अगर किसी अंडरराइटर ने जितने शेयर्स का जिम्मेदारी लिया था उससे ज्यादा उसके एप्लीकेशन आ गए, तो उसको क्या एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा क्या? नो, कोई भी कंपनी एक्स्ट्रा कमीशन नहीं देगी। ठीक है, ज्यादा आ गए तो आ गए। वैसे भी कंपनी ज्यादा शेयर इशू कर सकती है क्या? मान लो कंपनी को टोटल 1 लाख शेयर इशू करना था, एप्लीकेशन 1,50,000 आ गए, कंपनी कितने शेयर इशू करेगी? 1 लाख इशू करेगी। मतलब यहां पे अगर किसी अंडरराइटर का सरप्लस आ गया तो उसको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलेगा। बट सर वो सरप्लस का क्या करे? मान लो, एमुना प्लीज ध्यान दे, 2 सेकंड के लिए ध्यान दे। ए और बी 2 अंडरराइटर है, दोनों की ग्रॉस लायबिलिटी है 10,000 शेयर्स। मार्क्ड एप्लीकेशन आ गए, एक के 6,000, इसके मार्क्ड एप्लीकेशन आ गए 3,000। अनमार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट देंगे हम लोग, राइट? देखा था हमने लास्ट लेक्चर में, कौन से रेशो में? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में। और वो इसको मिला समझ लो 5,000, और इसको मिला आपको समझाने के लिए ग्रॉस लायबिलिटी का रेशो, इसको भी मिला समझ लो 5,000। 6 और 3 9, और ये 5 5 10, 19,000, राइट? अब बताओ यहां पे बैलेंस क्या आया? 6 और ये 5 11, 10 में से 11 गए, -1,000, यहां पे 2,000। और ये कौन सा स्टेटमेंट है? लायबिलिटी का स्टेटमेंट है। हम लोग क्या निकाल रहे हैं? अंडरराइटर्स लायबिलिटी। स्क्रीन चली गई? ओके, अभी स्ट्रेटेजी नहीं थी। कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ, आ जाओ। सो ए को कितने का क्रेडिट मिला? मार्क्ड और अनमार्क्ड का? 6 और 5 11 का। ए की लायबिलिटी थी 10,000। सो ए का जो लायबिलिटी आया वो आया -1,000। लायबिलिटी -1,000 आया, मतलब ये क्या हो गया? सरप्लस। लायबिलिटी माइनस में, उसी को हिंदी में सरप्लस बोल देंगे ना, क्योंकि पूरा स्टेटमेंट लायबिलिटी का है। अब अगर किसी अंडरराइटर्स की लायबिलिटी माइनस में आ रही, मतलब क्या है? सरप्लस है। यस और नो? अब इस सरप्लस का अचार डालना है क्या? नो, इसे बांट दो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस टू अदर अंडरराइटर्स। ए को वैसे भी उसका फायदा मिलने वाला है क्या? नहीं सर, हम नहीं बांटेंगे। अगर आप नहीं बांटोगे ना तो कंपनी के जो इशू ऑफ शेयर्स है, जितने वो इशू करना चाहती है उससे ज्यादा हो जाएंगे। सो अगर किसी अंडरराइटर का सरप्लस आया, आज के बाद हमेशा याद रखना, तो क्या करना है? उस सरप्लस को रिमेनिंग अंडरराइटर्स में ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में बांट देना है। तो मैं बांट रहा हूं, और ये किसको दे दिया मैंने? बी को। इसकी लायबिलिटी कितनी आ गई? 0, और बी की लायबिलिटी कितनी आ गई? 1। टोटल अंडरराइटर्स लायबिलिटी कितनी हो गई? 1,000। बराबर है? क्रॉस चेक करके देख लेते सही है क्या हमारा। कंपनी को कितने शेयर्स इशू करना था? 20,000 शेयर्स। बरोबर है क्या? सारे एप्लीकेशन कितने आए मार्क्ड और अनमार्क्ड मिला के? 6 और 3 9, 5 और 5 10, 19,000।
तो लाइबिलिटी सभी का 1000 आना ही चाहिए। आ रहा है क्या? आ रहा है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? अगर किसी अंडरराइटर का सरप्लस आता है तो सरप्लस रिमेनिंग अंडरराइटर्स में बांट दो। और वैसे भी पैसे थोड़ी बांट रहे यार, ये सारा हिसाब किताब किस में है? नंबर्स में है। नंबर ऑफ शेयर्स है ना, ये कोई अमाउंट है क्या? यस और नो? ए को कमीशन तो पूरे 10,000 शेयर्स का ही मिलेगा, बी को कमीशन तो पूरे 10,000 का ही शेयर्स का मिलेगा। ए की लाइबिलिटी आ गई 0 और बी की लाइबिलिटी आई 1000। सर ए का 0 क्यों आया? ए की जिम्मेदारी थी 10,000 शेयर्स सेल करने की, उसने 11,000 शेयर्स सेल करवा दिए, तो उसका जो सरप्लस आया था वो बी को ट्रांसफर कर दिया। सर बी ए को पैसे देगा क्या? नो, कोई किसी को पैसे नहीं देगा। दोनों ने 50-50% इशू अंडरराइट किया था, राइट? दोनों ने 50-50% इशू अंडरराइट किया था। दोनों को 50-50% इशू का क्या मिलने वाला है? कमीशन मिलने वाला है। यस और नो? कमीशन तुमको पूरा ही मिल रहा है ना ग्रॉस का। सो ये जो 1000 एक्स्ट्रा है, इस सरप्लस को क्या करना? रिमेनिंग अंडरराइटर्स में बांट देना। सर हर केस में ऐसे ही करना है? जी हाँ, हर केस में, फर्म हो विदाउट फर्म हो, अगर किसी अंडरराइटर का सरप्लस आए तो वो रिमेनिंग अंडरराइटर्स में बांट दो। कौन से रेशो में बांटना है? अगर 3 अंडरराइटर होते, ए बी सी, तीनों की लाइबिलिटी, तीनों की ग्रॉस लाइबिलिटी है 5000 5000 5000। मार्क्ड एप्लीकेशन आ गए आपको समझाने के लिए 3000 4000 और यहाँ पे 2000, 4 3 7 2 9। और यहाँ पे अनमार्क्ड एप्लीकेशन आ गए आपको समझाने के लिए 3000। 1-1000 मैंने बांट दिए ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशियो में अनमार्क को, राइट? बोलो बेटा, यहाँ पे आपको समझाने के लिए 4 3 7 और 2 9 9 और ये यहाँ पे अनमार्क्ड एप्लीकेशन। एक काम करते हैं, है ना, आपको समझाने के लिए क्वेश्चन को वैसा सेट करना पड़ेगा ना, 6 6 6 और यहाँ पे 4 3 7 2 9 2 2 और 2। यहाँ पे मार्क्ड एप्लीकेशन आ गए 5, यहाँ पे आ गए 2, बराबर है? 5 4 9 और 6 15 18, ठीक है। सर ये हम लोगों को क्या क्वेश्चन में ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा? ना रे बाबा, क्वेश्चन में आपको दिया रहेगा सारी चीजें। सो क्वेश्चन के अंदर मैं आपको बोल दिया मार्क्ड एप्लीकेशन इतना है, ये दिया हुआ रहेगा। बैलेंसिंग फिगर आप अनमार्क निकालोगे और अनमार्क को ग्रॉस लाइबिलिटी के रेशो में बांट दोगे। ग्रॉस लाइबिलिटी 6:6:6 यानी 1:1:1। मैंने बांट दिया। तीनों को निकालो बेटा। 6 में से 4 गए, बचे कितने? 2। ओहो, ए की लाइबिलिटी कितनी आई? 2000 शेयर्स की। बी का 6 में से 5 और 2 7 चले गए, बचा कितना? 1000। निगेटिव आया, सरप्लस आ गया। लाइबिलिटी निगेटिव मतलब सरप्लस ना। और यहां पे 6 में से 4 चले गए, बचे कितने? 2। अब यहां पे बी का सरप्लस आया, राइट? क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको दिख ही जाएगा ना किसी का सरप्लस आएगा नहीं आएगा। तो ये जो सरप्लस है ये रिमेनिंग अंडरराइटर्स में बांट दो। किस रेशो में? माइनस। हर बार ये बैलेंस के बाद में एक बार चेक कर लेना। अगर सरप्लस है, सर हमें क्या समझेगा सरप्लस है? अरे बाबा किसी का माइनस दिखेगा ना, माइनस है मतलब क्या है? सरप्लस। सर माइनस सरप्लस कैसे हुआ? अरे बाबा ये स्टेटमेंट कौन सा बना रहे हैं आप? अंडरराइटर्स लाइबिलिटी। लाइबिलिटी माइनस में है मतलब क्या है? सरप्लस, राइट? सो ये सरप्लस में बांट दूंगा। कौन से रेशो में? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस ऑफ बी टू ए एंड सी इन देयर ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो। ए और सी का ग्रॉस लाइबिलिटी का रेशो क्या है? रुको, 6 6 यानी इक्वल क्या? सो इस सरप्लस को बांट दो इक्वली 500 और 500। बताओ लाइबिलिटी कितना आया? अब 1500 1500 और इसका 0, ये आया आपका लाइबिलिटी। क्रॉस चेक करके देख लो क्वेश्चन सही है क्या। टोटल लाइबिलिटी कितनी थी इनकी? 18,000 शेयर्स की। मार्क अनमार्क एप्लीकेशन कितने आए? 2 2 4 5 2 7 7 और 4 11 11 और 4 15। सो सारे अंडरराइटर्स मिलके 3000 की लाइबिलिटी आनी चाहिए। चेक करो आ रही है क्या 3000 की? यस और नो? सर अगर ये सरप्लस नहीं बांटा, आपको समझाने के लिए, अगर ये सरप्लस नहीं बांटा, सर ये 2000 शेयर्स खरीदेगा और ये 2 खरीदेगा। एप्लीकेशन कितने आए? 15। और ये दोनों मिलके 2 2 खरीदेंगे तो कितने हो गए? 4। तो 15 और 4 कितना हो गया? 19। कंपनी को शेयर्स कितने इशू करना था? 18। नहीं चलेगा। आप समझे क्यों सरप्लस बांट रहे हम लोग?
कंपनी को शेयर कितने इशू करना है? 18,000। मार्क्ड अनमार्क्ड एप्लीकेशन कितने आ गए? 15, बरोबर ना? तो इनकी लायबिलिटी 3,000 ही आनी चाहिए। अगर आप बोलोगे मैं सरप्लस नहीं बांटूंगा, ये पॉइंट लोगे ही नहीं, तो आप क्या बोलोगे? ए खरीदेगा 2,000, बी सी खरीदेगा 2,000, तो 2 और 2 कितने हो गए? 4। सो 15 के एप्लीकेशन आ गए, 4 ये दोनों मिलकर खरीदेंगे, तो 19,000 शेयर थोड़ी इशू कर सकती है कंपनी, राइट? पक्की बात। ये लॉजिक था, बट लॉजिक को मारो गोली। सर क्यों गोली मारना है? अरे बाबा, रियल लाइफ में आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है, बताने का मेरा फर्ज था, मैंने बता दिया। रियल लाइफ में आप लोगों को ये सारे जो लाइबिलिटी वगैरह आती है सब सॉफ्टवेयर से आती है, एक्सेल शीट से आ जाएगी। आपको रियल लाइफ के अंदर में बैठ करके कैलकुलेशन नहीं करना है। फिर सर ये सिलेबस में क्यों दिया? जो कंपनी सॉफ्टवेयर्स बनाती है उन कंपनी के इंजीनियर्स को तो समझाना पड़ेगा ना ये वर्किंग सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, इसके लिए आपके सिलेबस में टॉपिक है। यस और नो? वैसे तो अकाउंटिंग टैली से हो जाती है, फिर आपको अकाउंटिंग सब्जेक्ट क्यों दिया? टैली बनाने वाले कंपनी को तो समझाना पड़ेगा ना कि अकाउंटिंग के रूल्स क्या है, तो कौन बताएंगे? आप जैसे प्रोफेशनल्स। और उसके अलावा टैली अपने आप ऐसा बिल को देखने के बाद अपने आप एंट्री कर देता है क्या? उसमें एंट्री हमें करनी पड़ेगी, एडजस्टमेंट हमें करनी पड़ेगी। यस और नो? सो मोरल ऑफ द स्टोरी, जो भी सरप्लस आएगा उस सरप्लस को बैलेंस, प्लीज ध्यान देना, उस सरप्लस को बैलेंस अंडरराइटर्स के बीच में बांट दो इन देयर ग्रॉस लायबिलिटी रेशो। क्लियर? पक्की बात? कोई भी केस हो, कर पाओगे आप ऐसे? ठीक है, नहीं कर पाओगे तो मैं आज करके बताऊंगा बहुत सारे क्वेश्चन में, ठीक है? आ जाओ। सो हम लोग थे यहां पे मास्टर चार्ट, इसका नाम क्या है? मास्टर चार्ट, एमसी, सॉरी एमसी नहीं लिखता हूं, मास्टर चार्ट, MASTER, मास्टर चार्ट। डन? सो ग्रॉस लेस मार्क लेस अनमार्क इज इक्वल टू बैलेंस। अब अगर किसी का सरप्लस है तो लेस, बोलो बेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस। देखो मैंने ब्रैकेट में क्या लिखा, धीरे से, इफ एनी। जबरदस्ती जिद मत करना, नहीं सर एग्जाम में सरप्लस आए नहीं तो मैंने क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं किया आगे। अगर सरप्लस है तो ही बांटना, और अगर सरप्लस नहीं है तो ये बैलेंस ही क्या आ जाएगा? उसकी लायबिलिटी, बरोबर? ये लिखना है बेटा। तृप्ति, सारे ऑनलाइन वाले बच्चे लिख रहे हो ना मुन्ना? लिखते जाओ फटाफट से। जीवन में बहुत सारी चीजें आने वाली है आगे। गुरुजी, मैंने तो अभी डोसा पेल दिया, बाद में मेरे को ध्यान में आया, मैंने आधा ही खाया, फिर मैं उड़ गया बीच से। अब मैं आज का लंच और डिनर स्किप कर दूंगा। भाई मेरे को अचानक से ध्यान में आ गया, और डोसा और उत्तप्पा देखा तो रहा नहीं गया, और जैसे मैंने 7-8 बाइट खा लिए, फिर मैंने बोला नहीं आकाश सर को, मैं बोला बस सर हो गया। सर बोले लो, बोला नहीं सर बस। ये बेचारा मेहनत कर रहा है, बोल रहा है सर मैं तुमको दुबला करके रहूंगा, और सर बाहर डोसा और उत्तप्पा पेल रहे। चलो आ जाओ। सो ग्रॉस लेस मार्क लेस अनमार्क इज इक्वल टू बैलेंस, और बैलेंस में अगर किसी का निगेटिव आया तो क्या रहेगा? सरप्लस। और सरप्लस को क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट करना है। किसको देना है सरप्लस? जिसको जरूरत है। किसको जरूरत है? रिमेनिंग अंडरराइटर्स को। कौन से रेशो में? इन देयर ग्रॉस ले। अच्छा, रिमेनिंग एक अकेला अंडरराइटर है तो सारा सरप्लस उसी को दे दो। रिमेनिंग 2 अंडरराइटर्स है तो उनके ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में दे दो। किसी को यहां तक कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो, मैं सारी चीजें वापस भी बता सकता हूं, एनीबॉडी, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन एक फिक्स है अंडरराइटिंग के ऊपर। फिक्स मतलब फिक्स। चलो आगे, पक्का? बांट दिया मैंने सरप्लस। अब बोलो क्या आ जाएगा? इज इक्वल टू लायबिलिटी ऑफ द अंडरराइटर्स। खेल खत्म। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। डन? हम यहां पे जितने अंडरराइटर्स है आगे उसके उतने कॉलम बन जाएंगे, ए बी सी। यस और नो? उसके बाद अगर क्वेश्चन में फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स है, मतलब अंडरराइटर्स कंफर्म लेने वाले, कल वाला एग्जांपल याद है ना?
मेरे क्लास में 50 बच्चे थे, संकेत बोले मैं पूरे 50 बच्चे बिठा के दूंगा सर आपको। फिर उसने पूछा सर किसकी क्लास है, मैंने बोला सीएमए इंटर ग्रुप 2 अकाउंट्स की। बोले सर मेरा भी वही चल रहा है, तो एक बच्चा तो सर मैं कंफर्म आने वाला हूं, फिर भले आपके क्लास के लिए 500 भी एप्लीकेशन आए तो भी मेरे लिए एक सीट आपको रिजर्व रखना होगा। मैंने बोला तू पक्का आएगा, उसने बोला हाँ सर, फर्म 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 कमिटमेंट। मैंने बोला ठीक है आ जा। तो अब तुझे कितने बच्चे लाने, एक तो खुद आ गया, तो उसको लाने कितने बाहर के 49। सो आपने फर्म को माइनस किया के पहले लाइबिलिटी अदर देन फर्म निकालने के लिए, और अब उसके बाद में मान लो 49 बच्चे आ गए, वो मुझे बोलने आए कि सर देखो 49 आ गए। बोला तेरे पैसे कौन देगा, अरे हाँ सर मुझे तो मेरे देना ही पड़ेगा ना। तो आखिर में वो फिर से एक ऐड करेगा, उसकी लाइबिलिटी के अमाउंट में निकालने के लिए फर्म का ऐड करेगा ना, तब 50 होगा कि नहीं। तो पहले फर्म माइनस करते हैं टू कैलकुलेट द लाइबिलिटी अदर देन फर्म, और उसके बाद फर्म ऐड बैक कर देते हैं टू कैलकुलेट द टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग फर्म। चलो आ जाओ अब, लेकिन फर्म में एक छोटी सी तकलीफ है, छोटी सी तकलीफ है। अब ध्यान देना, सारा खेल शुरू होता है अब आप सभी को मालूम है कि जब भी कोई कंपनी ये सारे लोगों की लाइन लग गई, कंपनी में एप्लीकेशन लेके आ गए सब, कंपनी इनको क्या कर रही है, शेयर्स अलॉट कर रही है। अब ये अंडर राइटर्स है, मान लो ए और बी, दो अंडर राइटर्स है, बरोबर है। अब कुछ लोगों के पास ए का ठप्पा लगाया हुआ फॉर्म है, कुछ के पास बी का है, कुछ के पास अनमार्क्ड फॉर्म है, कुछ के पास बी का है, कुछ के पास अनमार्क्ड है, कुछ के पास ए का है, कुछ के पास बी का है ना। सब लोगों के हाथ में फॉर्म है, आ गए सब लोग कंपनी में भंडारा लाइन लगा के, और बोले ये लो एप्लीकेशन लाओ शेयर्स, एप्लीकेशन लो शेयर्स दो। सब लोग एप्लीकेशन फॉर्म लेके आए ना शेयर्स के लिए। अब कुछ के हाथ में ए का फॉर्म है, कुछ के हाथ में बी का फॉर्म है, और ए और बी यहां पे कंपनी के पास टोटल क्या जमा हो जाएगी, टोटल एप्लीकेशन ना। ये सब लोगों की एप्लीकेशन यहां इकट्ठा हो रहे हैं। ये देखो एप्लीकेशन की गड्डी दिख रही है क्या, ये क्या है, टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड, बरोबर है, राइट। ये सारे के सारे क्या है, टोटल एप्लीकेशन है यो। अब ध्यान देना, ये हो गया मार्क्ड 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 मार्क्ड, बोलो ये क्या है, अनमार्क्ड अनमार्क्ड अनमार्क्ड। ओ वाह, और ये सब मार्क्ड और अनमार्क्ड मिलके क्या हो गए, टोटल। टोटल में मार्क्ड भी है अनमार्क्ड भी है। अब एक सेकंड का मैम का अनाउंसमेंट। जी मैम, मेरे लिए रुके हुए, ओके। बच्चों को वेट मत कराओ, बच्चा भगवान का रूप होता है। अभी आया, मैं 1 मिनट में आया। छोटे छोटे प्यारे प्यारे कवले कवले बच्चे खड़े बाहर, काकड़ी 12वीं वो मिलना चाहते, पता नहीं मैंने क्या कर दिया। रोज बेचारे शाम में स्ट्रीमिंग में आते ना, लाइव स्ट्रीम रहता, लाइव स्ट्रीम। चलो ध्यान देना, तो ये सब क्या हो गया, मार्क्ड और अनमार्क्ड है। ये टोटल एप्लीकेशन में मार्क्ड और अनमार्क्ड है क्या, यस और नो। क्या ये टोटल में फर्म है क्या, अभी फर्म नहीं है। फर्म कैसे है, अलग से। ये देखो, ये फर्म, ये फर्म, ये दोनों फर्म कमिटमेंट करके बैठे थे और दोनों ने बोला था, और ये कंपनी के पीछे से गए। कहां से गए, पीछे से, और इन्होंने कंपनी में फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए अप्लाई किया और शेयर्स ले लिए। मतलब फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स कैसे है, यहां पे अलग से, कैसे अलग से। मतलब फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स टोटल में नहीं है, मींस फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स नॉट इंक्लूडेड इन टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड। फर्म कैसे, अलग से। ये एक केस हो गई, बरोबर है क्या, ये एक केस हो गई, और एक केस और रहेगी, फर्म एप्लीकेशन टोटल में इंक्लूडेड है। यहां पे फर्म कैसा था, अलग से था ना। अब मैं आपको जो एग्जांपल बताने जा रहा हूं, जो डायग्राम बनाऊंगा, उसमें फर्म कैसे है, इंक्लूडेड इन टोटल। मतलब देखो जरा कैसा नजारा दिखेगा वो, प्लीज ध्यान देना।
अरे जा रहे जल्दी, उधर बच्चे बाहर खड़े, कैसा कर रहा है ये देखो। हाँ ये ध्यान देना अब, ये देखो बेटा ध्यान दे, ये कंपनी है, ये मार्केट में शेयर इशू करना चाहती है, ये लाइन लगी हुई है, ये सब लोग एप्लीकेशन लेके आए, सभी के पास एक एक एप्लीकेशन है, मार्क्ड, अनमार्क्ड, सॉरी मार्क्ड, मार्क्ड, अनमार्क्ड, मार्क्ड, सही है क्या? और ये देखो, ये देखो, ये बीच में कौन खड़ा है? ए। ये बीच में कौन खड़ा है? बी। ये दोनों कौन है? अंडर राइटर्स। और ये कौन से शेयर्स के लिए एप्लीकेशन लेके खड़े हैं? फर्म, आम जनता के साथ, मैंगो पीपल के साथ, यस और नो। और अब यहां पे, अब इसके पास जो एप्लीकेशंस आए वो मार्क्ड, अनमार्क्ड भी है और फर्म भी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ए जो एप्लीकेशन लेके खड़ा है कौन से शेयर्स के लिए? जो उसने फर्म कमिटमेंट किया था। अब ए उस फर्म एप्लीकेशंस, फर्म ऑफ कमिटमेंट जो किया था ना शेयर्स के लिए, ए भी अप्लाई कर रहा है आम जनता के साथ लाइन में लग के। इस बार ए पीछे से जा रहा है क्या कंपनी में? नो, इस बार ए आम जनता के साथ लग करके फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दे रहा है, फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दे रहा है। तो मेरा आपसे सवाल है कि ए ने ये फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए कौन सा फॉर्म सबमिट किया होगा? खुद का ठप्पा लगा के मार्क फॉर्म कि अनमार्क फॉर्म? बी ने मार्क फॉर्म सबमिट किया होगा कि अनमार्क फॉर्म? बरोबर है ना? सवाल समझ में आया क्या? ये तब लिख लो, पहले मैं आया उन बच्चों को सेटिस्फाई करके। चल देख रहे मुन्ना, ध्यान देना अच्छे से, आजा बेटा। सो अंडर राइटर्स ने फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए या तो अलग से एप्लीकेशन दिया होगा, यानी टोटल एप्लीकेशन के साथ फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के एप्लीकेशन नहीं थे, या फिर अंडर राइटर्स ने उनके फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशंस दिए थे वो आम जनता के साथ दे दिए। अब आम जनता के साथ अगर दिए, मतलब दो केस हो गए ना यहां पे। ये कौन सी केस है बताओ तो? यहां पे है फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स इंक्लूडेड, नॉट इंक्लूडेड, अलग से है ना ये, नॉट इंक्लूडेड इन टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड। ओहो हो, ये देखो, ये टोटल है क्या? ये टोटल के अंदर में फर्म है क्या? नो, फर्म कैसे है यहां पे? अलग से। सो इसलिए मैंने बोल दिया कि फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशंस इन्होंने दिया अंडर राइटर्स ने, भैया अंडर राइटर्स कोई जवाई थोड़ी है कंपनी के, उनको फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स खरीदना है, पक्के में लेना है, तो उसके लिए भी एप्लीकेशन तो देना पड़ेगा ना। अब एप्लीकेशन देंगे तो कैसे? या तो आम जनता के साथ लाइन में लग के, या फिर अलग से। ये जो मैं बता रहा हूं ये कोई भी बुक्स के अंदर में आपको नहीं दिखेगा। बुक्स के अंदर में डायरेक्ट बता देते हैं ऐसा रहा तो ऐसा करना, बरोबर है। सो आपको याद नहीं रहेगा, वहां पे कंफर्म गलती करता है बच्चा। सो यहां पे कैसे दिया बेटा एप्लीकेशन? अलग से। और यहां पे ये वो कौन सी केस है? फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के एप्लीकेशंस इंक्लूडेड इन टोटल एप्लीकेशंस। देखो तो ये अंडर राइटर्स फर्म के लिए लाइन में लग गए क्या आम जनता के साथ? यस और नो? सो अंडर राइटर्स ने जो फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए कमिट किया था, यस और नो, उसके लिए वो आम जनता के साथ लाइन में लग रहे हैं। और ये है टोटल एप्लीकेशंस। और इस टोटल के अंदर में देखो ये रेट दिख रहा है क्या? ये फर्म है, ये फर्म है, बरोबर है? पक्की बात। सो दो केस हो गई, एप्लीकेशंस फॉर फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स इंक्लूडेड इन टोटल, एप्लीकेशंस फॉर फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स नॉट इंक्लूडेड इन टोटल। सर दोनों केस में लायबिलिटी कैसे निकालना, ये समझ में आ गया रहेगा तो लायबिलिटी अपने आप आ जाएगी। अब बताओ, अभी क्लियर है? अब ध्यान देना, ये लिख लिया था ना सभी ने? आ जाओ। अब अगर फर्म है तो यहां पे दो बातें हो जाएगी। देखो बेटा, एप्लीकेशंस फॉर फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स इंक्लूडेड इन टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड। सही बोला मैंने? एप्लीकेशंस फॉर फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स इंक्लूडेड इन टोटल एप्लीकेशन
रिसीव्ड। मतलब अंडर राइटर्स ने आम जनता के साथ लाइन में लग के कंपनी में, आम जनता के साथ यहां पे कंपनी में फॉर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए अप्लाई किया है, यानी टोटल एप्लीकेशन में फॉर्म अंडर रिटर्न शेयर्स की एप्लीकेशंस इंक्लूडेड है, राइट। रुको, अभी लिखना मत, सिर्फ एक बार देख लो। और आगे एप्लीकेशंस फॉर, पूरा टॉपिक है इस एक चार्ट में, और इसके अलावा कुछ नहीं है इस टॉपिक में, खत्म, बस इतना ही है, खत्म, बस इतना ही है, पूरा टॉपिक है इस चार्ट में। एप्लीकेशन फॉर फॉर्म अंडर रिटर्न शेयर्स नॉट इंक्लूडेड इन टोटल एप्लीकेशन रिसीव्ड। नॉट इंक्लूडेड मतलब ये कैसे है बेटा? अलग से फॉर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए उन्होंने कैसे अप्लाई किया है? अलग से, राइट। चलो आ जाओ, थोड़ा सा और डिटेल में जा रहे हैं, ध्यान देना। अब फॉर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आए वो टोटल में इंक्लूडेड है। अब भैया टोटल में तो दो ही फॉर्म होते हैं, या तो मार्क्ड या तो अनमार्क्ड। टोटल में तो दो ही होते हैं ना। अब यहां पे अगर तुम बोल रहे हो कि टोटल एप्लीकेशन में ये इंक्लूडेड है, यहां पे अगर तुमने बोला कि टोटल में ये इंक्लूडेड है, मतलब अंडर राइटर्स आम जनता के साथ लाइन में लग के फॉर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उन्होंने उन फॉर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन फॉर्म लाया था भर के, उस एप्लीकेशन फॉर्म पे खुद का ठप्पा लगाया होगा या अनमार्क सबमिट किया होगा? कॉमन सेंस वाला इंसान क्या बोलेगा? खुद का ठप्पा लगा के देंगे यार, क्यों अनमार्क देंगे? खुद का ठप्पा लगा के दिया, मार्क दिया तो उसका क्रेडिट अकेले को मिलेगा पूरा। अनमार्क दिया तो अनमार्क कौन से रेशो में बंटता है? ग्रॉस लायबिलिटी के रेशो में। अगर अनमार्क दिया तो उसका क्रेडिट सभी अंडर राइटर्स में बटेगा इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशो। अनमार्क्ड अगर दिया तो उसका बेनिफिट इंडिविजुअल अंडर राइटर को मिलेगा क्या? नो। क्या बोला मैंने? अनमार्क्ड अगर दिया तो उसका बेनिफिट इंडिविजुअल अंडर राइटर को मिलेगा क्या? नो। इसलिए कॉमन सेंस वाला आदमी क्या बोलेगा? नहीं, मैं फॉर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहा हूं ना, मैं मेरा ठप्पा लगा के दूंगा, यानी क्या है? मार्क्ड। लेकिन अगर मान लो अंडर राइटर्स के, प्लीज ध्यान देना बेटा, मान लो अंडर राइटर्स के मार्क्ड एप्लीकेशन काफी कम है लेकिन ग्रॉस लायबिलिटी में रेशो बहुत ज्यादा है, तो वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं, सब लोग अनमार्क दो, क्योंकि वो दूसरे का भी क्रेडिट मुझे मिलेगा ना। यस और नो? समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूं? प्लीज ध्यान देना। ये मैं हूं और ये वो बेवफा है। मैं कमाता हूं 2 लाख रुपए महीना, वो कमाती है 20,000 रुपए महीना, बरोबर है। उसने बोला कि हरीश, अपन दोनों अपने अपने अर्निंग का 50-50% इन्वेस्ट करेंगे। उसने बोला देख मैं कितनी फेयर हूं, 50-50। बोला ठीक है करो। उसका 50% कितना होता है? 10। मेरा 50%, और ये हम दोनों का कॉमन फंड रहेगा हर महीने का, और इस फंड पे हम दोनों का कितना अधिकार रहेगा? 50-50। यस और नो? सो मेरे जैसा कोई सिचुएशन वाला अंडर राइटर रहा तो क्या बोलेगा? भैया वो जो फॉर्म एप्लीकेशन है ना, उसके लिए मैं मार्क्ड फॉर्म सबमिट करूंगा, उसका पूरा क्रेडिट मुझे मिलना चाहिए। और इसके जैसा कोई है तो वो क्या बोलेगा? नहीं नहीं, अपन सब लोग मिलके अनमार्क सबमिट करते हैं, क्योंकि अनमार्क सबमिट किया तो उसके अनमार्क का भी मुझे क्रेडिट मिलेगा। ग्रॉस लायबिलिटी में अनमार्क का क्रेडिट सबको मिलता है ना। यस और नो? सभी का मिलेगा। तो ये क्या बोलेगा? अनमार्क। और बताओ इसको कितना मिल रहा है? इसका 20%, इसका कितना हुआ बेटा? 50%। मेरे 50% ना, प्लीज ध्यान देना, मेरे 50% का 20%, दिख रहा है क्या? मेरा 50% का 20% इसकी सैलरी हो गई। मतलब इसको देखो कितना मिल रहा है? 55,000। इसको 55,000 हर महीने। मतलब इसकी सैलरी वैसे 20 तो कमाई रही थी, प्लस 55 और मिला, और जेब से गया कितना? 10, 65,000। और मैं जो 200 कमा रहा था, मेरा चला गया 100, और मुझे मिला कितना? 55। बता रहे बेटा कितना हो गया? 155 क्या? 155। यस और नो? सो प्लीज ध्यान दे देना एक बार, कहने का मतलब जोक सपाट साइड में रखो इसको।
आपको एक क्वेश्चन में इतना डिटेल में नहीं सोचना है। ये जो मैंने बताया ये लॉजिक आपको पेपर में कुछ ऐसा सॉल्व करके कहीं ऐसा अप्लाई नहीं करना है। स्ट्रेट वे अब जो मैं चार्ट में लिख के दे रहा हूं इस लॉजिक के भरोसे आपने आंख बंद करके पुट द वैल्यू गेट द आंसर करना है। कुछ भी आपको दिमाग लगाने का काम नहीं है, बस ये सिर्फ आपको लॉजिक बता रहा था। प्लीज ध्यान देना। अब यहां पे अंडर राइटर्स फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए मार्क भी सबमिट कर सकते हैं और अनमार्क भी। अंडर राइटर्स फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए मार्क फॉर्म भी सबमिट कर सकते हैं और अनमार्क भी। अब आपका सवाल, सर अगर फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स ये टोटल में इंक्लूडेड है तो अंडर राइटर्स ने फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए मार्क्ड फॉर्म सबमिट किया कि अनमार्क्ड? तो दो केस ही लिख देता हूं ना। फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के एप्लीकेशन जो है इनको क्या ट्रीट किया? ट्रीटेड एज मार्क्ड। या फिर कौन सा फॉर्म सबमिट करेंगे? फॉर फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स, एक काम करता हूं यहां पे ऐसे लिखता हूं, फॉर फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स, फॉर फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स अंडर राइटर्स will submit marked form, or for firm under return shares underwriters will submit कौन सा फॉर्म? अनमार्क्ड फॉर्म। या तो क्या होगा, फर्म टोटल में इंक्लूडेड रहेगा या तो फर्म टोटल में इंक्लूडेड नहीं रहेगा। अब फर्म अगर अंडर रिटर्न शेयर्स टोटल एप्लीकेशन में आम जनता के साथ लाइन में लग के फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब फर्म टोटल में इंक्लूडेड है। टोटल में तो दो ही बातें होती है, मार्क्ड और अनमार्क। तो फर्म को मार्क ट्रीट करना है कि अनमार्क? बोलो असली बात, क्वेश्चन में दिया रहेगा। लो आपका प्रॉब्लम ही खत्म। सर नहीं दिया रहा तो मन से अजम्पशन ले लेना कि हमने यहां पे फर्म को अनमार्क ट्रीट किया, हमने यहां पे फर्म को मार्क ट्रीट किया। यस और नो? सो फर्म को अगर यहां पे आपने मार्क ट्रीट किया तो अंडर राइटर्स का लायबिलिटी कैसे निकलेगा? फर्म को अनमार्क ट्रीट किया तो अंडर राइटर्स का लायबिलिटी कैसे निकलेगा? ये दोनों भी केस बता देता हूं, ध्यान देना। यमुना प्लीज ध्यान दे। बोलो लायबिलिटी कैसे निकलेगा? अगेन ऐसे ही, ग्रॉस लेस मार्क्ड लेस अनमार्क्ड। फर्म वाली केस है ना ये, तो फर्म माइनस करना है पहले और आखिरी में एड बैक करना है ना। फर्म माइनस करते हैं ना पहले हम लोग। फर्म माइनस हो चुके हैं मेरी नजर से, देखो ये देखो, ये देखो, क्योंकि इस बार फर्म को क्या ट्रीट किया था? फर्म के लिए क्या हमने कैसे एप्लीकेशन सबमिट किए थे बेटा? मार्क्ड एप्लीकेशन। तो मार्क जब माइनस हो गए तो मार्क के अंदर फर्म भी माइनस हो गए क्या? फर्म को और अलग से माइनस करूं क्या यहां पे? नो, हमने यहां पे फर्म को क्या ट्रीट किया है? मार्क्ड। तो मार्क के साथ साथ फर्म भी माइनस हो गए ना, इसलिए देखो मार्क के नीचे मैंने क्या लिखा? इंक्लूडिंग फर्म। डोंट वरी। हाँ, ये चार्ट एक बार आपने बना लिया तो उसके बाद क्वेश्चन आने के बाद बस आपको क्वेश्चन को पूछना है, एक क्वेश्चन बता तू चार्ट में कौन से फॉर्मेट में जाएगा। जैसे समझ में आ गया, आंख बंद करके पुट द वैल्यू गेट द आंसर। ये टॉपिक की खास बात बताता हूँ, आपके कोई दोस्त या रिश्तेदार सीनियर्स जो होंगे उनको बोलना ये चार्ट बता देना, वो आपको लाइफ टाइम दुआ देंगे, बोलेंगे यार सारा प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। ये चार्ट के अंदर में बस वैल्यू रखना है, आपको डिसाइड करना है केस कौन सी है, ए है, बी है, सी है कि डी है। एक बार आपको केस पता चल गई कि उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं है, सीधे 8 नंबर 10 नंबर जेब में फोकट के, है ना। वापस एक बार देखो जरा, मार्क्ड यहां पे लिख लिया तो ये फर्म भी आ गया केस में, क्योंकि इस वाले केस में हमने फर्म के लिए कौन से एप्लीकेशन सबमिट किए थे? मार्क्ड। तो मार्क के अंदर में फर्म आ गए क्या? यानी यहां पे मार्क के साथ साथ फर्म भी माइनस हो गया क्या? बोलो फर्म को अलग से माइनस करने की जरूरत है क्या? नो। सो डायरेक्टली क्या आ जाएगा आपका? बैलेंस। और अगर किसी का सरप्लस आया तो सेम ऐसे ही, लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ, अरे सेम है ना, ए बी सी डी ई, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशो, बरोबर है। उसके बाद इज इक्वल टू, ये आ गई आप लोगों की लायबिलिटी। बट ये लायबिलिटी कौन सी है रे बाबा?
ये फर्म्ड एप्लीकेशन माइनस करने के बाद वाली लाइबिलिटी है। मतलब ये लाइबिलिटी में फर्म नहीं है, माइनस हो चुके हैं ना ऊपर, मतलब ये कौन सी लाइबिलिटी है? लाइबिलिटी अदर देन फर्म। लिखो लाइबिलिटी अदर देन फर्म, राइट। अब अगर टोटल लाइबिलिटी चाहिए तो क्या करो? बोलो बेटा, तुम बताओ। टोटल लाइबिलिटी चाहिए तो क्या करना है? फर्म ऐड बैक करना है। ऐड कर दो, ऐड बैक फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स। तो क्या मिल जाएगा? टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग फर्म ना। खेल खत्म। टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग फर्म। सो ग्रॉस लेस मार्क्ड लेस अनमार्क्ड, मार्क के अंदर में फर्म आ गए, इज इक्वल टू बैलेंस लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस इज इक्वल टू लाइबिलिटी अदर देन फर्म, एड बैक फर्म, टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग फर्म। ग्रॉस लेस मार्क लेस अनमार्क बैलेंस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस इज इक्वल टू लाइबिलिटी अदर देन फर्म, एड बैक फर्म, टोटल लाइबिलिटी। सिंपल। अब बताओ तो यहां पे हमने क्या ट्रीट किया बेटा? फर्म को, या फर्म के लिए कौन से एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं? अनमार्क्ड। फिर से निकालो लाइबिलिटी। हाँ बोलो। ए ग्रॉस लाइबिलिटी लेस मार्क्ड लेस अनमार्क्ड। अब इस बार फर्म क्या है? अनमार्क है क्या? इंक्लूडिंग फर्म। पिछले वाले केस में मार्क के अंदर में इंक्लूडिंग फर्म थे, इस बार किसके अंदर में? फर्म अनमार्क के अंदर में, राइट। इज इक्वल टू बैलेंस लेस, बाकी सब कॉपी पेस्ट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस इन ग्रॉस लाइबिलिटी रेशो। लाइबिलिटी अदर देन फर्म, एड बैक फर्म, फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स को एड बैक कर दो, इज इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी इंक्लूडिंग फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स। कुछ था रे इसमें? डन। क्लियर है? लिखा क्या? अब एक केस और बची है। कौन सी? अलग से। अब इस बार जो फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आए वो टोटल एप्लीकेशन में इंक्लूडेड नहीं है। मतलब अंडर राइटर्स उसके लिए क्या कर रहे हैं? कंपनी में कैसे जा रहे हैं? अलग से। ये देखो दिख रहा है क्या? मतलब ये टोटल के अंदर में फर्म है ही नहीं, टोटल में फर्म है ही नहीं। मतलब फर्म ना ही मार्क के साथ है ना ही अनमार्क के साथ है। निकालो अंडर राइटर्स लाइबिलिटी। ग्रॉस लेस मार्क्ड, फर्म है इसके साथ? नो। लेस अनमार्क, फर्म है इसके साथ? नो। फर्म है ना इसके साथ? नहीं है ना। लेस अलग से, अलग से फर्म माइनस करूं क्या? हाँ, ये आपने देखा था क्या ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में? फर्म अलग से माइनस किया था ना। बाकी सब कॉपी पेस्ट सेम है।
बैलेंस लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस आज देखा क्या, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस इफ एनी इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशो इज इक्वल टू, हाँ इज इक्वल टू लायबिलिटी अदर देन फर्म एड बैक फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स इज इक्वल टू total liability including firm under return shares. भाई साहब बताओ, कुछ था इसके अंदर? पूरा टॉपिक खत्म हो गया, यही है पूरा टॉपिक। अब ब्रह्मांड का कोई भी क्वेश्चन लेके आओ तुम अंडर राइटिंग का, और उस क्वेश्चन को इस फॉर्मेट के सामने ला के रखो, ए बी सी डी चार में से कौन सी जगह बैठ रहा है, लॉजिक बताए सभी का। डायरेक्ट फॉर्मेट बताता फर्स्ट डे तो आप लोगों को तकलीफ हो जाती थी, इसलिए हमने धीरे धीरे पहले विदाउट फर्म पढ़ा, इजी, बच्चे खुश। फिर धीरे से फर्म ऐड किया, फर्म वाले क्वेश्चन लिए अलग से, बट कोई सरप्लस नहीं। फिर उसके बाद सरप्लस का क्या करना है, और उसके बाद फर्म को मार्क ट्रीट करना है कि अनमार्क, वो हम लोग आज करेंगे। कितनी कैटेगरी के हो गए बेटा क्वेश्चन, अब आप बताओ मेरे पास टोटल 4 कैटेगरी के। कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी और डी। डी कौन सी है? अलग से। किसी को यहां पे कोई तकलीफ है तो प्लीज एक बार पहले पूछो। एनी स्टूडेंट एनी काइंड ऑफ डाउट? इसका फोटो भेज दूं क्या रे मैं? है क्या किसका? कोई है मेरे पास? संकेत को भेज देता हूं, संकेत तू डाल देना ग्रुप पे। सभी ग्रुप पे हैं, जो बच्चे ऑनलाइन ऑफलाइन देख रहे हैं और जो बच्चे रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं। आपने चार्ट बना लिया होगा ऐसा मैं सोच रहा हूं, क्या मैं सही हूं? ठीक है, पूरा अंडर राइटिंग टॉपिक आ गया इसके अंदर में। डन, चलो आगे बढ़ते है ना। एकदा पाठवून देजो सगळ्याच्यात, आलं का भेटला? ओके, आ गया रहेगा बेटा सभी को फोटो। सो यमुना प्लीज ध्यान दे देना एक बार, अब अच्छे से ध्यान दे, आ जाओ। अच्छा हुआ ना आप लोगों ने आज रिवीजन करने के लिए हाँ बोल दिया, तुम अगर मना भी करते तो मैं खुद ले लेता। चलो देखो यमुना प्लीज ध्यान दे, विदाउट फर्म कितनी आसान है लाइफ। देखो फर्म है नहीं, ग्रॉस लेस मार्क लेस अनमार्क इज इक्वल टू बैलेंस लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस इज इक्वल टू लायबिलिटी ऑफ द टोटल अंडर राइटर्स। इंडिविजुअल सबका लायबिलिटी आ गया। फिर उसके बाद फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स है, टोटल एप्लीकेशन के अंदर में फर्म इंक्लूडेड है, और उस फर्म को हमने क्या ट्रीट किया? मार्क, ग्रॉस लेस मार्क लेस अनमार्क, और जो मार्क लेस किया उसके अंदर फर्म इंक्लूडेड है। So gross less mark including firm less unmark is equal to balance less distribution of surplus if any in gross liability ratio is equal to liability other than firm। other than firm क्यों? क्योंकि firm माइनस हो गया ना ऊपर, add back firm is equal to liability of the underwriters। तीसरी केस, firm under return shares टोटल में इंक्लूडेड है, लेकिन इस बार उसको क्या ट्रीट किया? अनमार्क। सो ग्रॉस लेस मार्क लेस अनमार्क, अनमार्क के अंदर में फर्म भी आ गए, इज इक्वल टू बैलेंस लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस if any is equal to liability other than firm, add back firm is equal to total liability। उसके बाद लास्ट वाला केस अलग से, ग्रॉस लेस मार्क लेस अनमार्क लेस फर्म इज इक्वल टू बैलेंस लेस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस इज इक्वल टू लायबिलिटी अदर देन फर्म, एड बैक फर्म इज इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। कुछ था रे इसमें? सिंपल है, इजी बिजी। आ जाओ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते इसका।
भाई साहब, और क्वेश्चन नंबर 55 में फॉर्म भी है? फॉर्म है क्या? मुझे सिर्फ 55 का केस बताओ, ए बी सी डी, कौन सी केस आएगी? सर ऐसे तो कैसे बताए, क्वेश्चन तो पढ़ लो पहले। यहां पे फॉर्म है मतलब कंफर्म, ए मुन्ना ध्यान देना, मतलब कंफर्म ये विदाउट फॉर्म वाला तो नहीं है, ए केस तो नहीं है, बी सी डी तीनों में से कोई एक केस रहेगा क्या? फॉर्म है ना यहां पे। और यहां पे देखो क्या लिखा है, अंडर राइटिंग कॉन्ट्रैक्ट्स प्रोवाइड्स दैट underwriters be given a credit for the firm applications and that credit for the unmarked applications be given in the proportion to the shares underwritten। अंडरराइटर्स को हम लोग फर्म एप्लीकेशन का क्रेडिट देंगे, इंडिविजुअल अंडरराइटर्स को उसके खुद के फर्म अंडररिटन शेयर्स का क्रेडिट मिलेगा। मतलब ये कौन से फॉर्म है? मार्क्ड। वेरी गुड। क्योंकि अगर अनमार्क्ड हो जाए तो मैंने एग्जांपल लिया था ना, अनमार्क्ड होते तो क्रेडिट सब में बंटता, लेकिन यहां पे क्रेडिट सबको नहीं बांट रहे। फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स का क्रेडिट उस रिस्पेक्टिव अंडर राइटर को मिलेगा, उसी को मिलेगा, बाकी किसी को नहीं। अनमार्क अगर ट्रीट किया तो अनमार्क का क्रेडिट सब में बंटता है, सार्वजनिक। यस और नो? अगर आपने फर्म को अनमार्क ट्रीट किया तो मुन्ना प्लीज ध्यान देना, अगर आप पहले तो मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, अनमार्क्ड एप्लीकेशन किसी एक इंडिविजुअल अंडर राइटर को क्रेडिट मिलता है या सब में बढ़ जाता है? सब में बढ़ जाता है। अच्छा, मार्क्ड एप्लीकेशन का क्रेडिट उसी अंडर राइटर को मिलता है या सब में बढ़ता है? सिर्फ उसी को, सिर्फ उसी को क्रेडिट मिला, मतलब क्या है? मार्क्ड। सब में बटा मतलब क्या है? अनमार्क। यहां पे क्रेडिट अंडर राइटर्स को मिल रहा है या सब में बट रहा है? अंडर राइटर्स को मिल रहा है ना, फर्म का क्रेडिट अंडर राइटर्स को मिल रहा है, मतलब फर्म को क्या ट्रीट करना है? मार्क्ड। खेल खत्म। मतलब फर्म को यहां पे मार्क ट्रीट करना है। वेट वेट वेट, चेक करो। और यहां पे ये जो टोटल एप्लीकेशन आए, प्लीज ध्यान देना, ये जो अभी तक फाइनल नहीं हुआ है, ये जो टोटल एप्लीकेशन आए, इसके अंदर में फर्म है क्या? एक्सक्लूडिंग फर्म। इसने तो हमारा काम ही तमाम कर दिया। केस डी। और सर यहां पे अनमार्क का, ये फर्म का क्रेडिट सभी को मिलेगा, मतलब फर्म को मार्क्ड है, इसका इंडिविजुअल क्रेडिट सभी को मिल रहा है। हाँ चेक करो, इसमें भी तो क्रेडिट मिल ही रहा है ना सभी को। केस डी में कहां गया अपना केस डी? अरे चार्ट कहां है अपना? चार्ट कहां है रे बच्चों? केस डी निकालो, आपके पास है केस डी लिखा हुआ? अरे कहाँ गया, जल्दी आ मुन्ना। हाँ ये ये केस डी देखो तो जरा, ये मुन्ना देख तो, यहाँ पे ये केस डी। टोटल एप्लीकेशन में फर्म है क्या? नो। और यहाँ पे फर्म का क्रेडिट इंडिविजुअल अंडर राइटर्स को मिल रहा है क्या? ए बी सी। तो ए के नीचे ए के फर्म लिख रहे, बी के नीचे बी के फर्म लिख रहे, और सी के नीचे सी के फर्म लिख रहे। मतलब एज गुड एज जैसे फर्म को हम लोग मार्क ट्रीट करते तो कैसे क्रेडिट मिलता है वैसे ही मिल रहा है क्या सभी को? अगर ये वाला डायलॉग नहीं लिखा होता, कौन सा वाला रे बेटा देखो तो जरा, ये वाला डायलॉग अगर नहीं लिखा रहता तो हम लोग फर्म को क्या ट्रीट करते थे? मार्क। और ये केस कौन सी आ जाती? केस बी। लेकिन यहां पे स्पेसिफिकली बोल दिया है टोटल एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म, मतलब टोटल एप्लीकेशन में फर्म नहीं है, मतलब फर्म कैसे है? अलग से। फर्म अलग से है, इसलिए मैंने लिख दिया केस डी। अब सर डी लेना कि बी लेना? डी केस ये दोनों भी कंडीशन फुलफिल कर रही है, डी केस ये भी कंडीशन फुलफिल कर रही है और डी केस ये भी कंडीशन फुलफिल कर रही है, तो डी ले लो ना। बी केस ये कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है, बी वाली की जो केस है ना, ये वाली कंडीशन फुलफिल कर रही है क्या? फर्म अलग से है, बी में फर्म अलग से है क्या? चेक करो, बी में क्या लिखा है? टोटल एप्लीकेशन में फर्म इंक्लूडेड है। सो बी वाली केस ये कंडीशन तो फुलफिल कर रही है,
लेकिन ये वाली कंडीशन फुलफिल नहीं कर रही है। लेकिन डी केस ये भी कंडीशन फुलफिल कर रही है। देखो फर्म अंडर रिटर्न शेयर्स के लिए जो एप्लीकेशन आए वो टोटल में इंक्लूडेड नहीं है। जी हाँ, ये कंडीशन फुलफिल, ये जो हरा मार्क मैंने किया है। और आगे क्या लिखा है, अंडर राइटर्स को उनके फर्म अंडर रिटर्न का क्रेडिट मिल जाएगा। हाँ, डी में भी मिल रहा है। डी में भी हम लोग इंडिविजुअल अंडर राइटर्स के नीचे से अलग से फर्म माइनस कर रहे हैं, बरोबर है क्या? सो ये कौन सी केस है? केस डी। खेल खत्म हो गया। अभी जो बच्चा पैदा हुआ वो भी आंसर सॉल्व कर लेगा। बस अब क्या करना है, डी वाले फॉर्मेट में उठा के फिगर रख देना है। रखो मेरे सामने सामने। और अभी मैं आपको दोनों कंडीशन वापस एक बार बताता हूं, है ना। ये जो ग्रीन मार्क किया है बेटा, क्वेश्चन नंबर 55, कहां पे जगह है मेरे पास? अरे वाह, ये मेरे पास फॉर्मेट तो बना हुआ ही है, आप बनाओ। कितने अंडर राइटर्स है इसमें? क्वेश्चन नंबर 55, बोल बेटा कितने अंडर राइटर्स है? बराबर से बता। 3। क्या क्या नाम है? अच्छा वही थे। अरे क्यों मेहनत किया मैंने मिटाने की भी नाम। ए बी सी, 2 कंडीशन उसमें मार्क की ना मैंने, कि एक तो टोटल एप्लीकेशन के अंदर में फर्म इंक्लूडेड नहीं है, टोटल एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म, मतलब टोटल एप्लीकेशन में फर्म नहीं है, मतलब फोर्थ केस है। और आगे लिखा है फर्म के लिए इंडिविजुअल अंडर राइटर को क्रेडिट मिलेगा। तो डी केस में भी दे ही रहा हूं ना क्रेडिट, मार्क की तरह ही तो दे रहा हूं। सर इंडिविजुअल अंडर राइटर को क्रेडिट मिलेगा मतलब जिसके जितने फर्म है उसके लायबिलिटी में से उतने ही फर्म माइनस होंगे। मतलब इंडिविजुअल अंडर राइटर्स को क्रेडिट दिया, लायबिलिटी कम होना मतलब क्रेडिट देना ना। देखो आ जाओ, चलो बताओ ग्रॉस लायबिलिटी कितना है, फटाफट से क्वेश्चन देख के बताओ। मुन्ना दे रहे बेटा, क्वेश्चन दिखा। एक ही है यहां पे तुम दोनों के पास, है ना। तुम दोनों बेटा एकदम अच्छे से ना बहन बहन बन के देखो। एन लिमिटेड इशूड 80,000 इक्विटी शेयर्स विच वर अंडर रिटन एज फॉलोज। ग्रॉस लायबिलिटी बता, ए का कितना है 48,000, बी का कितना है बेटा 20,000, सी का कितना है 12,000, बराबर है क्या? मार्क कितने? मार्क्ड 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 मार्क नीचे दिए बेटा, देखो मार्क्ड एप्लीकेशन वर एज अंडर 8,000, बोलो 10,000, बोलो अनमार्क कितने? अनमार्क्ड पता नहीं। फर्म दिए क्या? फर्म अलग से दिए ना, 6,400, 8,000। ये देखो, ओ वाव, ए को क्रेडिट दिया मैंने फर्म का, ऐसे लिखा था ना क्वेश्चन में, मैंने जो ग्रीन हाईलाइट किया था, इंडिविजुअल अंडर राइटर को फर्म का क्रेडिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा, दिया बेनिफिट। देखो ए की लायबिलिटी कम हो गई। वही अगर मैं इस फर्म को अनमार्क ट्रीट करता ना तो ये 6,400 सब में बढ़ जाता, फिर ए को क्रेडिट नहीं मिलता इसका अकेले, ग्रॉस लायबिलिटी रेशो में सब में बढ़ जाता। बट इन्होंने कंडीशन रखा था ना, इंडिविजुअल अंडर राइटर्स को फर्म का बेनिफिट मिलना चाहिए। देखो इसको बोलते हैं बेनिफिट मिलना, माइनस किया ना लायबिलिटी। हाँ और बताओ फर्म किसका है? बी का कितना है 8,000, सी का कितना है? पुट द वैल्यू यू गेट द आंसर। सर ये फॉर्मेट में चेंज तो नहीं होगा ना? इत्तू सा भी चेंज नहीं होगा, इत्तू सा, इसलिए मैं देखो एज इट इज फॉर्मेट लिख लिया, राइट। जैसे आपको पता चल गया ए बी सी डी, सो एग्जाम में अगर कभी किसी को चीटिंग करना है तो बस दोस्त अगर आपका आपके क्लासरूम में आया अंडर राइटिंग के क्वेश्चन में बस इतना बोल देगा सी 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 सी, समझ गया उसको, उसका आंसर भी रेडी हो गया। जैसे उसने बोल दिया सी, सी वाला फॉर्मेट यूज करना है, खत्म, आंख बंद करके वैल्यू रखना है, आंसर निकालना है। वरना अंडर राइटिंग के अंदर में बच्चों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बच्चे टेंशन में आ जाते हैं अब क्या करना है, क्योंकि चारों के से सोचो, ये चार्ट बनाए बगैर मैं आपको अगर एक्सप्लेन करता कि ऐसा सोचो यहां पे ऐसा सोचो तो मुश्किल हो जाती थी। अब क्या आपके पास चार्ट है ए बी सी डी, चारों में से डिसाइड कर लिया कौन सा चार्ट है और लॉजिकल है हर चीज। आ जाओ, उसके बाद अनमार्क दिया है क्या? अनमार्क, अनमार्क तो है नहीं, ए प्रभु अब कैसे निकालो अनमार्क? लिखो वर्किंग नोट नंबर 1। अनमार्क के लिए तो हर बार आपको वर्किंग नोट बनाना ही पड़ेगा। अनमार्क्ड, सर उसका फॉर्मेट बना दो ना, यही तो है फॉर्मेट फिक्स है। चलो अनमार्क कैसे निकालते बताओ तो जरा। टोटल एप्लीकेशंस रिसीव्ड, पता बेटा टोटल एप्लीकेशन कितने आए थे? टोटल एप्लीकेशंस एक्सक्लूडिंग फर्म इंक्लूडेड मार्क एप्लीकेशन। अब ये कोई लिखने की जरूरत थी क्या? टोटल एप्लीकेशन इंक्लूडिंग मार्क्ड, अरे टोटल में तो मार्क्ड अनमार्क्ड होते ही है ना, साला बेवकूफ बनाते जबरदस्ती। टोटल एप्लीकेशन एक्सक्लूडिंग फर्म यहां तक ठीक था, बट इंक्लूडिंग मार्क्ड एप्लीकेशन कितने हैं? 40,000। इस टोटल में मार्क्ड कितने? मार्क्ड
बता रहे ये मार्क्ड है 8 और 10 18 और 4 22 बरोबर है क्या? देयरफॉर अनमार्क्ड कितने और इस अनमार्क का क्या करना है? अचार डालो सर, ए और बी और सी में बांट दो उनके ग्रॉस लायबिलिटी रेशो में, बराबर है क्या? ग्रॉस लायबिलिटी रेशो क्या है देखो ना 48 20 12 बराबर है 48 20 12 48 20 कितना हुआ बेटा 68 और 12 80 ये रेशो है ना 48:20:12 सो 48:20:12 इन सब की टोटल है 80 सो 18,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 48 18,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू 20 18,000 डिवाइडेड बाय 80 इंटू इसका कितना है 12 बता रहे बेटा फटाफट से कितना आया कैलकुलेटर लो 18,000 डिवाइड बाय 80 इंटू 48 इक्वल टू कितना आया 10,800 डायरेक्टली प्रेस करो 20 इक्वल टू डायरेक्टली प्रेस करो 12 इक्वल टू जम गया क्या मामला सो 10,800 4,500 और 2,700 10,800 4,500 और 2,700 राइट वर्किंग नोट नंबर 1 डैन डैन बताओ कितना है बेटा बैलेंस हाँ 22,800 इधर में सरप्लस आया भैया का हाँ सरप्लस चलो सरप्लस को बांट दो बोलो किस रेशो में बांटना है 48:12 बोल बेटा हाँ बोलो सरप्लस को 48:12 बी का सरप्लस ए और सी में बटेगा ना ए और सी का लायबिलिटी कितना है ग्रॉस लायबिलिटी रेशो इन ग्रॉस लायबिलिटी रेशो बिटवीन ए एंड सी ए और सी 48 और 12 बोल बेटा कितना है 48 और 12 होता है 60 सो 2,500 डिवाइड बाय 60 इंटू 48 और यहां पे बोलो बचा कितना 20,800 जीरो और यहां पे 2,400 फॉर्म अंडर रिटर्न एड बैक करना है बोलो कितना है बेटा फॉर्म 6,400 8,000 और 2,400 बोलो कितना आया 20 और 6 26 26 27,200 8,000 और ये 4,800 खेल खत्म हो गया कुछ था रे इसमें इजी बिजी कुछ बच्चे ने तो नेट सेटलमेंट भी निकाल लिया वैसे पूछा नहीं था यहां पे किसी को निकालना है तो निकाल लो जे अमाउंट रिसीवेबल अब जो मैं पर्पल कलर के पेन से लिख रहा हूं ये एक्स्ट्रा है अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम द अंडर राइटर्स आई मल्टीप्लाइड बाय इशू प्राइस पर शेयर अंडर राइटर ए कितना खरीदेगा 27,200 राइट ना बोलो 27,200 इंटू जो भी आ रहा है इशू प्राइस ये खरीदेगा 8,000 ये खरीदेगा 48 और अंडर राइटिंग कमीशन शेयर्स है क्या अंडर राइटिंग कमीशन पॉइंट ए ग्रॉस लायबिलिटी इंटू इशू प्राइस इंटू 5% इतना लेना है इतना देना है ये एक्स्ट्रा है बेटा जे के एल पॉइंट एक्स्ट्रा है और एल नेट सेटलमेंट ये आपका आज का होमवर्क है ये कर पाओगे क्या नेट सेटलमेंट निकाल पाओगे क्या रे अमाउंट दिया नहीं है शेयर्स का
फिर एक बच्चे ने नेट सेटलमेंट कैसे निकाला? आदित्य कुमार ठाकुर, हाँ, अजम्पशन ले लो 10 रुपए इशू प्राइस, है ना। वैसे यहां पे पूछा नहीं है, ये एक्स्ट्रा है इसलिए पहले ही बता दिया मैंने कि ये एक्स्ट्रा है। 10 रुपए इशू प्राइस अज्यूम कर लो। एक बच्चा एकदम ऐसे जोश में लिखा नेट सेटलमेंट आ गया इतना 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 तीनों का, तो आई थॉट कि दिया होगा। नेट सेटलमेंट पूछा नहीं है, बस आपको क्वेश्चन में अंडर राइटर्स का लाइबिलिटी पूछा है बेटा। चलो मेरा छोटा सा सवाल, यहां पे अंडर राइटर्स का लाइबिलिटी कितना है अदर देन फर्म तीनों का बताओ। अदर देन फर्म 20,800, जीरो और 2,400। इंक्लूडिंग फर्म कितना आया? 27,200, 8,000 और 4,800। चलो ठीक है। एक बच्चे ने बोला सर एफ में डिस्ट्रीब्यूशन क्यों किया? और क्या करते बेटा, इसका सरप्लस आया ना। आज का स्टार्टिंग का लेक्चर तृष्णा ने मिस किया लगता। ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सरप्लस है ना, आज का स्टार्टिंग का लेक्चर देखना बेटा। ये इसका सरप्लस आ गया बी का, ये कोई अमाउंट में थोड़ी है, नंबर ऑफ शेयर्स, इसने इतने शेयर्स एक्स्ट्रा बिकवा दिए कंपनी के, अब इसको इसके लिए एक्स्ट्रा पैसा थोड़ी मिलेगा। लेकिन अगर ये सरप्लस डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया ना तृष्णा, स्टार्टिंग के लेक्चर में मैंने आज बताया हुआ है, तो कंपनी जितने शेयर इशू करना चाहती है उससे ज्यादा थोड़ी इशू करने वाली है। यस और नो? सो हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी अंडर राइटर का सरप्लस आए तो रिमेनिंग अंडर राइटर्स में बांट दो। बस आपने ये डिसाइड करना है कि एबीसीडी कौन सा है ना। एक 30 से 35-40% तक समझ में आया, बचे हुआ हम लोग कल देखेंगे, है ना। 30-40% अंडरस्टैंडिंग मोर देन सफिशिएंट फॉर टुडेज लेक्चर। ठीक है, चिंता मत करना। वर्किंग नोट बता दो, ये ले वर्किंग नोट। थैंक यू, बाय।